चाहे ये इसका सरकेज़म हो या उसका सेंस ऑफ ह्यूमर हो या उसकी इंटेलिजेंस हो या उसकी रिलेटेबिलिटी हो, यहाँ पे इस तरह के बहुत ज्यादा रीजंस हैं जिसकी वजह से हम सब आयरन मैन से प्यार करते हैं। जब ओरिजिनली आयरन मैन को क्रिएट करने के बारे में सोचा था स्टैनली सर ने, तो उनके दिमाग में एक ऐसा आइडिया था कि वो एक ऐसा बिलियनियर प्ले बॉय सुपर हीरो बनाना चाहते हैं जिससे हर कोई नफरत करे। मतलब उसको एक ऐसा अनप्रेडिक्टेबल नेचर देंगे, उसको सरकाज़म ऐसा देंगे, उसको ऐसा बना देंगे कि लोग उससे इतनी नफरत करें कि लोगों को उससे प्यार हो जाए। और ये बात तो माननी पड़ेगी स्टैनली सर की कि उन्होंने आयरन मैन को जो सोच के बनाया था उनके हिसाब से बिल्कुल वैसा ही हुआ है। ऐसा सुपर हीरो जॉनरा फैन हम चाहे मार्वल से हो या डीसी से हो, लेकिन हम इस बात के ऊपर अग्री जरूर करते हैं कि टोनी स्टार्क जो कि इस आयरन मैन सूट के नीचे है वो हम सबका ही फैन फेवरेट है और मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स को हमने उसी की वजह से देखना शुरू करा है। वेदर अब इसके पीछे की वजह रॉबर्ट डॉनी जूनियर हो, जिन्होंने जबरदस्त किस्म की परफॉर्मेंस देके आयरन मैन के रोल को 4 चांद लगा दिए हैं। और ऐसा लगता है कि रॉबर्ट डॉनी जूनियर खुद ही टोनी स्टार्क हैं और हम उन्हीं को ही आयरन मैन के रूप में देख रहे हैं। और इसी तरह के छोटे छोटे बहुत ज्यादा रीजन है जिसके जरिए हम आयरन मैन से मोहब्बत करते हैं। सो गाइस, दिस इज पी टाइगर और आज की इस वीडियो के अंदर हम इसी बात को जानेंगे कि ये दुनिया आयरन मैन पे इतना क्यों मरती है। तो बिना किसी का दिल तोड़े और किसी की मोहब्बत को बर्बाद किए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आयरन मैन के कैरेक्टर को जो जान दी गई है मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर और उसको इतना ज्यादा मेमोरेबल जो बनाया है वो सिर्फ रॉबर्ट डॉनी जूनियर की वजह से ही पॉसिबल हो सका है। आज हम इस बात को सोच भी नहीं सकते कि उनके अलावा कोई और जो है वो आयरन मैन का रोल प्ले करेगा और हम उसको उसी तरह से सपोर्ट करेंगे जिस तरह हम रॉबर्ट डॉनी जूनियर को करते हैं। आजकल हमारे बीच जो बच्चे हैं उनको तो रॉबर्ट डॉनी जूनियर का नाम भी लेना नहीं आता, वो रॉबर्ट डॉनी जूनियर में फंस जाते हैं आके, लेकिन वो उनको देख के ये जरूर कहते हैं कि ये आयरन मैन है। रॉबर्ट डॉनी जूनियर का जो करियर था वो इस मूवी से पहले बिल्कुल खत्म हो चुका था। वो एक ड्रग एडिक्ट बन चुके थे, वो जेल जा चुके थे, उन्होंने अपनी शादी को बर्बाद कर दिया था। मतलब अगर सिंपल लफ्जों में कहा जाए तो हॉलीवुड के संजीव बाबा की कहानी चल रही थी। लेकिन इस चीज के लिए मैं मार्वल और जॉन फेवरो का बहुत ज्यादा शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि उन्होंने रॉबर्ट डॉनी जूनियर को मौका दिया और हिस्ट्री बना डाली। रॉबर्ट डॉनी जूनियर ने इस कैरेक्टर को अपने दिल से इतना ज्यादा चाहा, इसके लिए इतनी ज्यादा मेहनत करी कि ऐसा लगने लगा कि रॉबर्ट डॉनी जूनियर ने अपनी ही असली जिंदगी के कैरेक्टर को टोनी स्टार्क के अंदर बदल दिया है। ये वो वक्त है जब सुपर हीरो मूवीज के नाम पे ज्यादातर लोग जो है सिर्फ एक्समैन को ही जानते थे और उस वक्त एक्समैन मूवीज जो है फैंस और हॉलीवुड दोनों के अंदर ये बहुत ज्यादा जबरदस्त और शानदार तरीके से परफॉर्म भी कर रही थी क्योंकि लोगों को कुछ नया देखने को मिल रहा था। तभी जो है मार्वल वालों को भी ख्याल आया कि उनको अपना ही एक यूनिवर्स बनाना चाहिए सुपर हीरो जिसके अंदर वो अपने उन कैरेक्टर्स को दिखा सकें जिनके राइट्स उनके पास मौजूद है। और तब जाके उन्होंने इसके लिए एक प्रोड्यूसर को ढूंढा जिसका नाम केविन फाइगी है, जिन्होंने इस सारी की सारी चीजों का कमांड संभाला। अब बताया ऐसा भी जाता है कि एमसीयू को जब शुरू किया जा रहा था इसके अर्ली स्टेजेस के अंदर तो आयरन मैन इसकी जो है पहली मूवी नहीं होने वाली थी, बल्कि इसकी जो पहली मूवी होने वाली थी वो एंड मैन की होने वाली थी जिसके अंदर हम हैंक पिम को अपना एज अ लीड हीरो देखते। लेकिन जब 2008 मई के अंदर आयरन मैन के फर्स्ट पार्ट को रिलीज किया गया जिसको डायरेक्टर जॉन फेवरो ने डायरेक्ट करा था और इसके अंदर लीड कास्ट में हमें रॉबर्ट डॉनी जूनियर नजर आए तो उस वक्त दुनिया को एक अलग ही चीज देखने को मिली। इससे पहले लोगों ने इतनी ज्यादा अच्छी सीजीआई नहीं देखी थी, इतनी अच्छी स्टोरी और इतना अलग सुपर हीरो नहीं देखा था जिसके पास एक्चुअली में कोई सुपर पावर मौजूद ही नहीं है। ये वो सुपर हीरो बना जिससे दुनिया जो है खुद रिलेट हो पा रही थी और उनको समझ आ रहा था कि ऐसा होना पॉसिबल भी हो सकता है टेक्नोलॉजी और पैसे के जरिए। एक सबसे बड़ा रीजन जिस वजह से लोग आयरन मैन से सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वो ये है कि वो एक एवेंजर्स का फाउंडिंग मेंबर है, वो एक एवेंजर्स का लीडर है, लेकिन मजेदार बात यह है कि उसके पास कोई सुपर पावर्स मौजूद नहीं है। और यही चीज जो इसको सबसे ज्यादा दूसरे सुपर हीरो से यूनिक बनाती है कि इसके पास कोई सुपर पावर्स मौजूद नहीं है, ना ये उड़ सकता है, ना ही इसके पास स्ट्रेंथ है, ना ही अपने दिमाग से किसी का दिमाग पढ़ सकता है। स्टैनली सर का जैसा कि एक बहुत ही मशहूर कोट है कि विद ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, लेकिन आयरन मैन के सिनेरियो के अंदर ये कोट चेंज होता है, विद नो पावर्स कम्स इवन मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आयरन मैन जो है वो अपने ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर लेकर घूमता है क्योंकि उसको दुनिया में सबको बचाना है। आयरन मैन के पास कोई सुपर ह्यूमन एबिलिटीज नहीं है जिसके ऊपर वो डिपेंड कर सके और उसके जरिए लोगों को बचा सके, लेकिन वो अपने पूरे के पूरे आयरन मैन सूट के ऊपर डिपेंड जरूर करता है जो कि उसने खुद बनाया है, जिसके जरिए उसको उड़ने में मदद मिलती है, जिसके जरिए उसकी स्ट्रेंथ जो है वो आम इंसान से बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, और उसका फियरलेस एटीट्यूड जिसके जरिए जब भी वो अपने किसी दुश्मन को फेस करता है तो उससे डरता नहीं है बल्कि उससे डट के मुकाबला करता है और वो ये नहीं सोचता कि वो मुझसे कितना ज्यादा ताकतवर है, बल्कि आयरन मैन ये सोचता है कि मैं इसको कैसे हरा सकता हूँ। टोनी स्टार्क की जो पर्सनैलिटी है वो भी एक बहुत ही बड़ा रीजन है जिस वजह से लोग आयरन मैन से प्यार करते हैं।
एक सुपर हीरो से प्यार करना और उसके एक ऑल्टर ईगो से प्यार करना, ये अलग अलग चीजें हैं। हम सब हल्क से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, लेकिन ब्रूस बैनर के बारे में शायद बहुत ही कम कभी बात की हो। लेकिन आयरन मैन एक ऐसा हीरो है, जितना हम आयरन मैन के ऊपर बात करते हैं उतना हम टोनी स्टार्क के ऊपर भी बात करते हैं। ये सब जो है उसके सरकास्टिक और एरोगेंट पर्सनैलिटी की वजह से है, जिसकी वजह से वो सारे के सारे एवेंजर्स को छेड़ता रहता है, उनको तंग करता रहता है। और हमने बिग स्क्रीन के ऊपर देखा था एवेंजर्स मूवी के अंदर कि किस तरह से आयरन मैन को पहली बार जब वो टीम के अंदर काम कर रहा था तो उसको कितनी ज्यादा मुश्किलें हो रही थी। और वो छोटे छोटे टिडबिट्स थे ब्रूस बैनर के साथ, नताशा रोमानोफ के साथ, निक फ्यूरी के साथ और खासकर कैप्टन अमेरिका के साथ जो अनबन चल रही थी, वो देखने में हमें बहुत ही ज्यादा मजा आ रहा था। और ये छोटी छोटी जो चीजें यही टोनी स्टार्क के पर्सनैलिटी को बिल्ड करती हैं, उसके कैरेक्टर को डेवलप करती हैं। अब जैसा कि हम जानते हैं कि टोनी स्टार्क सिर्फ एक जबरदस्त किस्म का बिलियनियर नहीं है, बल्कि वो स्टार्क इंडस्ट्रीज का सीईओ भी है, जो कि जबरदस्त किस्म की एक वेपन मैन्युफैक्चर कंपनी थी, जिसको उसने बाद में बंद कर दिया था। उसने अपना पहला जो आयरन मैन सूट बिल्ड कर रहा था वो एक ऐसी कंडीशन के अंदर बिल्ड कर रहा था जहाँ पे लोग सिर्फ जीने के बारे में सोचते हैं, इसके अलावा उनके पास कोई और दिमाग में ख्याल होता ही नहीं है। और ये कोई उसका छोटा अचीवमेंट नहीं है। जिस तरह से उसने उस गार के अंदर अपना उस सूट को बनाया जो कि लोग बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज के अंदर नहीं बना सकते, तो ये एक बहुत ही बड़ी बात है। अवेंजर्स की टीम के लिए टोनी स्टार्क जो एक जबरदस्त किस्म का एसेट है, चाहे वो पैसे के हवाले से हो या इंटेलिजेंस के हवाले से ही क्यों ना हो। आयरन मैन की इंटेलिजेंस इतनी ज्यादा है कि उसके आगे उसकी एरोगेंस और सरकाज़म जो है लोग उसको बर्दाश्त कर ही लेते हैं, और वो अवेंजर्स की टीम का एक बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल पार्ट भी है। आयरन मैन से लोग सबसे ज्यादा प्यार इसीलिए भी करते हैं क्योंकि वो हमारे लिए सबसे ज्यादा रिलेटेबल सुपर हीरो है। इवन तो हर कोई हम में से रिच नहीं होता है, लेकिन हम में से सबको अमीर बनने का शौक जरूर होता है। तो इसके जरिए हमें ये पता चल सकता है कि अगर हमारे पास कभी पैसा आएगा तो हम अपना पैसा कहाँ लगा सकते हैं। वो एक सक्सेसफुल ह्यूमन है और वो बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, जिसने छोटी सी उम्र में ही पूरी की पूरी इंडस्ट्री को संभाल लिया था। उसकी लाइफ के अंदर बहुत ज्यादा मुश्किलें हैं, उसको पैनिक अटैक्स पड़ते हैं, उसके रिलेशनशिप के इश्यूज चलते हैं, जिस तरह हम में से सबके चलते हैं। और हमने देखा ओकेजनली कि किस तरह वो दूसरी मूवीज के अंदर आके हमें कैमियो देते रहे छोटे छोटे। जिस तरह हमने देखा कि उनका रिलेशन पीटर पार्कर के साथ जो था स्पाइडरमैन होमकमिंग के अंदर, वो एक बहुत ही ज्यादा जबरदस्त किस्म का रिलेशन था जिससे हम सब कनेक्ट हो पा रहे थे, और उसके जरिए आयरन मैन के कैरेक्टर को एक इमेंस ग्रोथ मिली है। आयरन मैन के सूट ऑफ आर्मर जो है वो उसका वन ऑफ द मोस्ट कूलेस्ट पार्ट माने जाते हैं। डेफिनेटली इसके अलावा भी बहुत ज्यादा रीजन है जिसको हम ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं कि हम आयरन मैन से क्यों प्यार करते हैं, लेकिन हर एक मूवी के अंदर उसके सूट को एक अलग तरीके से दिखाना, उसके अंदर छोटे छोटे अपग्रेड्स करके उसको एक ऐसे लेवल पे ले जाना जहाँ पे हमें लग रहा है कि अब अपग्रेड होना बहुत ही इम्पॉसिबल सी बात है। और इवन तो हमने उसके सूट्स को अलग अलग सिनेरियोस के अंदर काम करते हुए देखा है अलग अलग तरीकों से, लेकिन हमने ये भी देखा है कि किस तरह टोनी स्टार्क अपनी गलतियों से अपने सूट को बेटर पे बेटर करते रहता है। जहाँ पहला सूट उसने गार के अंदर बनाया था सिर्फ अपने आप को जिंदा रखने के लिए और यहाँ से बाहर निकालने के लिए, वहीं पे वो जो उसका आखिरी सूट था वो इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो एक पूरी की पूरी इंटरगैलेक्टिक आर्मी को धूल चटा रही थी। इस ऑसम सूट के जरिए उसके पास अलग अलग गैजेट्स मौजूद होते हैं। इसके जरिए वो बहुत हाई स्पीड पे उड़ सकता है, जबरदस्त किस्म के ब्लास्ट मार सकता है, मैसिव फोर्स फील्ड्स बना सकता है और मैट टाइटन थैनोस का खून भी निकाल सकता है। अब अगर हम इसकी टेक्नोलॉजी की बात करें कि जिस तरह से हमें आयरन मैन मूवी के अंदर इसकी टेक्नोलॉजी को टेक को दिखाया गया था, तो मैं ये कहूंगा कि दोबारा से इस टाइम पे आने वाली ये पहली मूवी होगी जिसके अंदर हमने इतनी ज्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी को देखा, हमने इतनी अच्छी सीजीआई के साथ देखा कि हमें ये सब ऑड नहीं लग रहा था। इसके अलावा इसके पूरे के पूरे सूट के अंदर जो हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जार्विस से इंट्रोड्यूस करवाया गया, वो एक बहुत ही ज्यादा रिफ्रेशिंग चीज थी जिसको हमने इससे पहले किसी भी मूवी में इतने अच्छे तरीके से नहीं देखा। अगर हम आयरन मैन के एक एक सूट के ऊपर बात करने बैठे तो उसके ऊपर हम तकरीबन 80 और अलग अलग वीडियोस बना सकते हैं कि उसके अंदर उसने कौन कौन सी टेक्स को इस्तेमाल करा और किस किस तरह से उसने छोटे छोटे अपग्रेड्स करके अपने हर एक सूट को एक नए तरीके से इन्वेंट करा। ये हमारे लिए मानना काफी ज्यादा मुश्किल होता है कि इस सारे के सारे टेक्नोलॉजिकल एडवांस चीजों की शुरुआत गार से हुई थी, जहाँ पे उसने अपनी जिंदगी बचाने के लिए इस सूट को इस्तेमाल करा। वहीं पे उसने उसी सूट को इतना ज्यादा अपग्रेड करा टाइम टू टाइम कि वो इतना ज्यादा पावरफुल बन चुका था कि एक एलियन वॉरलॉर्ड जिसके पास इन्फिनिटी गॉन्टलेट मौजूद था वो उससे टकरा गया और उसकी माँ बहन एक कर दी। और हम ये बात कैसे भूल सकते हैं कि उसने इसी सूट का इस्तेमाल करके इस पूरी की पूरी यूनिवर्स को बचाया भी और अपने आप को सेक्रीफाइस भी किया, जो कि एक आम ह्यूमन के लिए बिल्कुल इम्पॉसिबल सा फीट है। एक पार्ट जो आयरन मैन को बहुत ही ज्यादा फेमस बनाता है और उसके जरिए हमें उससे बहुत ज्यादा प्यार है, वो ये है कि आयरन मैन की जो जर्नी है वो बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। जिस तरह से वो एक शुरू में एक खड़ूस इंसान से उसकी शुरुआत हुई थी जो कि किसी की परवाह नहीं करता था, जो कि किसी और को कुर्बान कर देता था लेकिन अपने सीने पे कभी गोली नहीं खाएगा। तो टोनी स्टार्क वही शख्स था जिसने इस यूनिवर्स के आखिर में अपनी जान कुर्बान करके इस आधी यूनिवर्स को बचाया भी। तो ये जो ओवरऑल जर्नी थी पूरी की पूरी हमें इतने ज्यादा जबरदस्त किस्म से 10 सालों में दिखाई गई है, वो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त किस्म का एक्सपीरियंस था जिसके जरिए हम टोनी स्टार्क से इतना ज्यादा कनेक्ट हो पाते और उससे इतनी मोहब्बत करते हैं। टोनी स्टार्क का जो कैरेक्टर है वो एमसीयू की सबसे ज्यादा मूवीज के अंदर जो फीचर हुआ है, चाहे वो एज अ मेन रोल के अंदर हो, चाहे वो एज अ कैमियो हो या छोटा सा उसका हिंट ही क्यों ना हो। एक पॉइंट पे आके तो ऐसा लगने लगा था कि आयरन मैन को हर एक मूवी के अंदर ऐड करना इसलिए जरूरी हो गया है क्योंकि सिर्फ उसी की वजह से ही मूवीज चल रही होती हैं।
अगर हम टोनी स्टार्क के हीरो बनने से पहले की बात करें, वो सिर्फ एक अमीर बाप की बिगड़ी हुई औलाद था और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। और जब उसने सूट बना लिया तो वो सूट बनाने के बाद और भी ज्यादा घमंडी हो गया था। उसको लगने लगा था कि उसने एक ऐसी चीज बना ली है जिसके जरिए वो सबके ऊपर आ चुका है। और इसी वजह से कैप्टन अमेरिका से उसकी बहस भी होती है कि किस तरह से कैप्टन अमेरिका से वो कहता है कि मैं अपने सीने पे कभी गोली नहीं खाऊंगा किसी और को बचाने के लिए। लेकिन यहीं पे हमने देखा कि एज ऑफ अल्ट्रॉन के अंदर जब वांडा मैक्सिमोव उसके दिमाग के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करती है तो उसका सबसे बड़ा डर हमारे सामने आता है। और उसका डर कुछ और नहीं बल्कि उसकी टीम की डेथ थी, जिससे हमें अंदाजा हुआ कि टोनी स्टार्क के दिल में फीलिंग्स मौजूद हैं और शायद हम उसको जितना खड़ूस समझते हैं वो उतना खड़ूस है नहीं। सिविल वॉर मूवी के अंदर भी हमने देखा कि किस तरह से वो हर एक कोशिश कर रहा था कैप्टन अमेरिका को समझाने की कि जिसके जरिए वो अपनी फैमिली यानी कि अपनी टीम को बचा सके, चाहे उसकी कोई भी कीमत क्यों ना हो। और फिर इसके बाद हमने एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर के अंदर देखा कि किस तरह से उसने बिना किसी चीज की परवाह किए सब कुछ छोड़ के वो टाइटन पे चला गया, जहां पे उसने सबको बचाने के लिए ऑलमोस्ट अपनी जान ही गंवा दी थी। अगर डॉक्टर स्ट्रेंज थैनोस को टाइम स्टोन ना देते तो शायद उस दिन टोनी स्टार्क की मौत भी हो जाती। फिर हमने एंड गेम के अंदर देखा कि किस तरह से उसकी परफेक्ट लाइफ चल रही थी, जहां पे उसकी एक बेटी हो चुकी थी, जहां पे पेपर के साथ उसका रिलेशन ठीक चल रहा था, जहां पे अब वो टेक्नोलॉजी के अंदर नहीं पड़ा हुआ था, वो एक अपने घर में रह रहा था, अपने बीवी बच्चों को टाइम दे रहा था। लेकिन इन सारी की सारी चीजों के परफेक्ट होने के बावजूद भी उसने उन लोगों के लिए कुछ करने के लिए सोचा जिनके लिए सब कुछ परफेक्ट नहीं है। जो लोग थैनोस की चुटकी का शिकार हुए थे उनको वापस लाने के लिए उसके पास एक रास्ता मौजूद था और उसने इस बात का फैसला करा कि वो अपना सब कुछ सेक्रीफाइस कर देगा उन सबको वापसी लाने के लिए। और टोनी स्टार्क ने इन्फिनिटी गॉन्टलेट से चुटकी इसीलिए बजाई थी ताकि वो अपने उस नाइटमेयर को गलत साबित कर सके जो कि उसने एज ऑफ अल्ट्रॉन के अंदर देखा था कि उसकी वजह से सारी की सारी टीम मारी गई थी और उसने अपने आप को सेक्रीफाइस नहीं करा था। तो टोनी स्टार्क का जो सेक्रीफाइस था वो इसी वजह से था क्योंकि वो उस बात को गलत प्रूव करना चाहता था, वो अपनी टीम को बचाना चाहता था और उसके लिए ही उसने चुटकी बजा के अपने आप को सेक्रीफाइस कर दिया और हमेशा के लिए मारा गया। क्या अब भी आप इसके अलावा और भी कुछ जानना चाहते हैं कि आखिरकार लोग जो हैं वो टोनी स्टार्क से इतना ज्यादा प्यार क्यों करते हैं? अब जैसा कि आयरन मैन जा चुका है तो बहुत सारे लोग जो हैं इसको लेके काफी ज्यादा गुस्सा भी हैं और कुछ लोग जो हैं काफी गम में भी हैं। बल्कि इसका असर जो है हमें स्पाइडरमैन मूवीज के अंदर भी नजर आ रहा था, जिस तरह हमने देखा कि स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम के अंदर की दुनिया जो है अपना नया आयरन मैन ढूंढ रही है। लेकिन अगर ऑनेस्टली आप मुझसे पूछे तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि हमें इस तरह से किसी को भी अब नया आयरन मैन के लिए ढूंढना नहीं चाहिए और वो चाहे कोई भी शख्स क्यों ना हो, लेकिन वो टोनी स्टार्क की जगह मूवीज में बिल्कुल भी नहीं ले सकता है। ना ही उसका मेंटल आयरन मैन जो है वो किसी को पास ऑन कर देना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि इस पूरे के पूरे इन्फिनिटी सागा के अंदर आयरन मैन के कैरेक्टर की जो जर्नी थी वो बहुत ही ज्यादा ऑसम थी, लेकिन पार्ट ऑफ द जर्नी इज द एंड। और उसको जो एंड है वो बहुत ही ज्यादा जबरदस्त दिया गया है, उसको एक बहुत ही अच्छा क्लोजर दिया गया है। और उसके बाद अगर वो इस कैरेक्टर के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करते हैं, इसका मेंटल किसी और को देते हैं या आयरन मैन को वापसी जिंदा करने की भी कोशिश करते हैं, तो मेरे ख्याल से ये आयरन मैन के कैरेक्टर की इंसल्ट करने से ज्यादा और कुछ नहीं होगा, क्योंकि जैसा कि कहते हैं ना कि ऑल गुड थिंग्स मस्ट कम टू एन एंड। सो गाइस, मैं जानता हूँ कि आज की वीडियो हमारे लिए थोड़ी सी इमोशनल जरूर हो गई थी। जब मैं इस वीडियो को बना रहा था तो मैं कहीं कहीं इमोशनल जरूर हो गया था आयरन मैन के सारे फीट्स, फैक्ट्स और जर्नी को आपके साथ शेयर करते करते। तो मैं ये बात तो जरूर जानता हूँ कि अगर आप आयरन मैन फैन हैं तो इस वीडियो ने आपके दिल को कहीं ना कहीं तो जरूर छुआ होगा। तो अगर ऐसी बात है तो इस वीडियो को लाइक करिए, कमेंट करके बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है और क्या आप भी मेरी इन सारी बातों से इत्तेफाक करते हैं कि ये सारी की सारी वजह है जिस वजह से आयरन मैन जो है इस दुनिया के अंदर इतना मशहूर सुपर हीरो है और हम उससे बेहद प्यार करते हैं। अब चाहे एमसीयू के अंदर आयरन मैन का मेंटल किसी को पास किया जाए या ना जाए, लेकिन हम ट्रू फैंस के लिए हमेशा से रॉबर्ट डॉनी जूनियर, टोनी स्टार्क और आयरन मैन वो एक ही रहेगा। सो गाइस, मैं पूरी उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। तो इस तरह के ऑसम वीडियोस को मेरे चैनल पे एंजॉय करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अगर आयरन मैन फैन हो तो आज चैनल को सब्सक्राइब कर ही देना, अगर नहीं करते हो तो मैं मानूंगा कि तुम आयरन मैन के फैन नहीं हो। इसी के साथ मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो करना बिल्कुल भी मत भूलना। चाहे मैं सुपर हीरो मूवीज और कॉमिक्स के बारे से न्यूज और फैक्ट्स को शेयर कर रहा हूँ तो अपने इंस्टाग्राम के ऊपर। सो गाइस, दिस इज पीट टाइगर, मिलते हैं अपनी किसी और वीडियो के साथ। टिल देन, लव यू 3000।